नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद सामने की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि विश्लेषण का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। आज हम चर्चा करेंगे कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों की बदहाल स्थिति क्यों है। सत्तारूढ़ पार्टी न सिर्फ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को इग्नोर करती है, नज़रअंदाज करती है, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का सार्थक प्रयास नहीं करती है, बल्कि दलितों और पिछड़ों को और ज़्यादा जहालत की स्थिति में लाने के लिए प्रयास कर रही है। और उसका प्रयास इसी से साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को लागू करने से लेकर के संपूर्ण विश्वविद्यालयों और अंत में भारतीय संविधान को रिप्लेस करके मनुस्मृति लागू करने का उसका उद्देश्य है 2025 तक। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। शताब्दी समारोह मनाने की तैयारियां बड़े पैमाने पर हो रही है। आरएसएस का इरादा है, भारतीय जनता पार्टी का इरादा है, संपूर्ण भगवा संगठनों का इरादा है कि 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो जाए। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि इस समय देश में दो विचारधारा चल रही है, एक दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, और दूसरा दलितों, पिछड़ों का मसीहा बनने के लिए, उनके वोट बैंक पर डाका डालने के लिए इंडिया गठबंधन, पीडीए जैसे तमाम संगठन विपक्ष के बन चुके हैं और वह दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपने खेमे में लाने के लिए, उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए अगर सार्थक प्रयास कर रहे हैं तो इन दो धाराओं में इस देश के बहुसंख्यक दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक आदिवासियों को कौन सा रास्ता, कौन सी विचारधारा का चुनाव करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि धर्मांधता, सांप्रदायिकता और कट्टर हिंदुत्व की कोख से पैदा हुई है और ये सब चरित्र आरएसएस के हैं और आरएसएस के कोख से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी का विकास हो, वह इस देश की मुख्य धारा में शामिल हों, उनका हक अधिकार उन्हें मिल सके। और दूसरी तरफ विपक्ष, इंडिया गठबंधन, अखिलेश का पीडीए इन्हीं ओबीसी, एससी, एसटी को अपने कंधे पर चढ़ा करके और अपने वोट बैंक को बना करके प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने का इरादा रख रहा। ऐसे में इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को सोचना चाहिए, समस्त अंबेडकरवादी विचारधारा दलित, बुद्धिस्ट को सोचना चाहिए कि उसे किसका साथ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी जैसे 4000 साल पहले नीच, अछूत और वंचित थे, उसी स्थिति में उसे फिर से पहुंचा दिया जाए, उसे संविधान का, लोकतंत्र का और विकसित भारत बनने का कोई भी फायदा न मिल सके। इसीलिए सीएए, एनआरसी लाया गया और इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ आए दिन फतवा जारी किया जाता है और धर्म संसद आयोजित करके मुसलमानों के नरसंहार की बात कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करती है और प्राचीन संस्कृति, प्राचीन भारत
में वर्ण व्यवस्था की स्थिति और दलितों और ओबीसी और आदिवासियों की बदतर स्थिति को फिर से कायम करने के लिए मनुस्मृति युग लाना चाहती है। और उसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय से करके संपूर्ण विश्वविद्यालयों में देश भर के उसे लागू करने का इरादा है और उसमें कामयाबी के बाद उसे डायरेक्ट संविधान का विकल्प बनाने का इरादा है। आरएसएस, जिसका गठन ही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुआ था 1925 में, 98 साल तक उसे सफलता नहीं मिल सकी कि वह हिंदू राष्ट्र बना सके। लेकिन अब वह 1 साल में चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका करके, सत्ता को झुका करके अपनी मर्जी उनके ऊपर ला दी जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक भी गए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने आरएसएस में जो पाबंदी लगी थी कि शासन प्रशासन के ब्यूरोक्रेट चपरासी से लेकर के सचिव तक आरएसएस के शाखाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं, और इस पाबंदी को 1966 में लागू किया गया था। उस पाबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया और आरएसएस की शाखाएं सरकारी विभागों में भी लगेंगी। भारत में करीब 60,000 शाखाएं काम कर रही हैं और वह शाखाएं प्रतिदिन सुबह अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देती हैं, जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के नारे लगवाती हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचती हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वाला आरएसएस अपने को अर्धसैनिक बल भी कहता है और उस बल की धमकी दे करके समाज की समरसता को, समाज के एकता के सूत्र को में जो पिरोया गया है उसे खत्म करने के लिए चल रहा है आरएसएस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या किया? उन्हें अहंकारी और तानाशाह कहा। विपक्ष के लिए खतरनाक सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी को जिन शब्दों में मोहन भागवत ने लपेटा है, उसकी वजह से थोड़ा सा झुक गए हैं नरेंद्र मोदी और आरएसएस के उत्थान के लिए आरएसएस की विचारधारा लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। और आरएसएस की क्या विचारधारा है वो मैंने पहले ही बता दिया कि संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, मनुस्मृति को लागू करना आरएसएस की मुख्य विचारधारा है और इसीलिए आरएसएस का गठन भी किया गया था। दूसरी तरफ पीडीए अखिलेश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसमें आदिवासी भी आ जाएंगे, इन सब का एक संगठन और इन्हें कैसे एकजुट किया जाए उसके लिए उन्होंने हक अधिकार देना शुरू भी कर दिया है। अवधेश पासी को अयोध्या, फैजाबाद की अयोध्या सीट से दिया गया टिकट और उन्होंने जीता भी। राममय हो चुके भारत, राममय हो चुके अयोध्या को अवधेश पासी ने वहां के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह को लगभग 55,000 वोटों से हराया। उसके बाद एक दलित सांसद की जिस तरह से छीछा लेदर की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से, भगवा संगठनों की तरफ से, वह चौंकाने वाली है। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अवधेश पासी को कहा जा रहा है कि यह तो सुअर चराने वाला नीच है, अछूत है, वंचित है, इसे अयोध्या वासियों ने कैसे चुन लिया। न सिर्फ अवधेश पासी की मलानत की जा रही है बल्कि अयोध्या के वोटरों को भी निशाने पर ले रही है भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल और तमाम भगवा संगठन। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी
दलितों के बारे में उसके क्या ख्याल है, उसकी क्या विचारधारा है और उसकी क्या प्लानिंग है। तो प्लानिंग तो कुछ हो नहीं सकती है। एक तरफ भारत विश्व गुरु होने का डंका पीट रहा है और दूसरी तरफ अमृत काल है, चारों तरफ अमृत ही अमृत है, खुशियां ही खुशियां हैं और न कोई गरीबी है, न कोई बेरोजगारी है, न कोई समस्या है, न कोई भूखमरी है, कुछ भी नहीं है सत्ता की नजरों में। और इसी अमृत काल में, इसी विश्व गुरु का डंका पीटते वक्त नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भगवा गैंग के लोग अगर दलितों, ओबीसी, एससी, एसटी को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें नीच कह रहे हैं और उन्हें वंचित किए रखना चाहते हैं, उनके हक अधिकार तक को छीन लेना चाहते हैं, तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके सामने यह कलंक है, प्रधानमंत्री की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा। अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता इंद्रजीत सरोज को मुकर्रर किया है। पहले विपक्ष का नेता अखिलेश यादव खुद थे, लेकिन जब सांसदी का चुनाव पति पत्नी अखिलेश डिम्पल दोनों लोग जीत गए तो उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा भी दे दिया और आज विपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश में इंद्रजीत सरोज को नियुक्त करने की घोषणा कर दिया। इंद्रजीत सरोज भी पासी समुदाय से आते हैं और वह भी उन्हीं में शामिल हैं, उन्हीं दलितों में शामिल हैं जिन दलितों की बहन बेटियों की हर रोज 6 बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है अकेले उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी के डाटा जो 2023 में रिलीज हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की महिलाओं के साथ हर रोज 6 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। तो एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने के लिए पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्हें हक और अधिकार दे रहे हैं, उन्हें सांसद बना रहे हैं, उन्हें विपक्ष का नेता बना रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री भी दलित समुदाय से बनेगा। अगर दलित समुदाय से नहीं बनेगा तो पिछड़े समाज से ही बनेगा, अगड़े समाज की नौबत नहीं आएगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है और इनमें भी दलित और पिछड़ों को ही उतारने की कवायद की जा रही है। पीडीए की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से। इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन नीतियों का घोर विरोध करते हैं जो नीतियां दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के खिलाफ हैं। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले किस तरह से नेम प्लेट लगाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कांवरियों के रास्ते वाले क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया और इस फरमान पर अमल भी अधिकारियों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा जिस तरह से चलाया, इनका नेम प्लेट का प्लान खत्म हो गया और जो इनकी सोच थी कि दलितों की पहचान की जाए, आदिवासियों की पहचान की जाए और अल्पसंख्यकों की पहचान की जाए, इन्हें नीच ठहराया जाए, इन्हें अछूत ठहराया जाए, इन्हें शूद्र कह करके इनके हक और अधिकार को, खास करके आर्थिक अधिकार को छीन लिया जाए, आर्थिक रूप से इन्हें पंगु कर दिया जाए और इसका फायदा सवर्ण समाज को मिले। जो सवर्ण समाज की दुकानें हैं वहां से लोग खरीदारी करेंगे, लेकिन इनकी सोच को एक झटके में ही
खतरा हो गया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक लगा दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, उससे ये बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना भेदभाव और छुआछूत अस्पृश्यता में विश्वास करते हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। उप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब पिछले 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की गई, तो राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के पहले इनका शुद्धिकरण किया गया ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार करके। राष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के पहले तमाम ब्राह्मणों ने इनके सिर से लेकर के पांव तक इनके ऊपर मंत्र पढ़ा और फूलों की बारिश की और इनका शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण का मतलब कि अब यह नीच और शूद्र अछूत नहीं रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो पाखंड अंधविश्वास है उसका भी इस्तेमाल ये करते हैं, यह दिखाने के लिए कि शुद्धिकरण कर दिया और अब यह राष्ट्रपति बन जाती हैं। लेकिन उसी शुद्धिकरण का दुरुपयोग या कहें कि उपयोग नरेंद्र मोदी ने किया और उन्हें शूद्र ही समझा, उन्हें नीच और अछूत ही समझा। और जब रामलला का उद्घाटन, रामलला मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होने वाला था, प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की होने वाली थी, तो उस भव्य समारोह में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। हम पूछते हैं कि अगर उनका शुद्धिकरण कर दिया गया और वह शूद्र, नीच, अंत्यज और अछूत नहीं रह गई हैं, तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। इसी तरह से जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था तो उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि दक्षिण भारत की कई मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें सीढ़ियों से बैरंग लौटा दिया जाता है। सिर्फ रामनाथ कोविंद ही नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू भी जब दिल्ली के एक मंदिर में राष्ट्रपति बनने के बाद दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें बैरंग लौटा दिया जाता है। जाहिर है कि चाहे भले ही राष्ट्रपति बन जाइए, चाहे भले ही बड़े संवैधानिक पद पर बैठ जाइए, अगर शूद्र हो, आदिवासी हो, दलित हो, तब भी तुम नीच समझे जाओगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते हुए पत्नी डिंपल के साथ एक मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ करके अपने जीत की, अपनी पार्टी की जीत की कामना करते हैं। तो उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धुलाई किया, शुद्धिकरण किया। इतना ही नहीं, जब 2017 में अखिलेश यादव हार गए और जब वह मुख्यमंत्री आवास खाली किए तो वहां पर भी गंगा जल छिड़का गया था, धुलाई की गई थी, यज्ञ हवन करके उस घर का, सरकारी घर का शुद्धिकरण किया था। किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने करवाया था। तो समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सवर्णवाद, अंधविश्वास, पाखंड, मनुवाद कितना कूट कूट करके भरा हुआ है और वह किस तरह से दलितों के साथ व्यवहार करती है और उन्हें नीच अछूत बनाए रखना चाहती है, उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी आरक्षण और ओबीसी जनगणना के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अगर ओबीसी की जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाएगी तो यह 60% से ज़्यादा होगी और जब 60% से ज़्यादा होगी, आपको बता दें कि बिहार में जनगणना कराई गई ओबीसी की तो वहाँ पर 63% निकले। उसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की जनगणना 60% से कम नहीं है। और अगर ओबीसी को पता चल गया कि उसकी संख्या
60% या इससे अधिक है तो वह 60% अपने हक और अधिकार की आरक्षण की बात करेगा और उसे देना भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि पिछड़े इस राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, आर्थिक रूप से संपन्न हो, गरीबी रेखा से बाहर आए। वह चाहते हैं कि जिस तरह से पिछड़े दलित आदिवासी 4000 सालों से गुलामी झेल रहे थे, वर्ण व्यवस्था के दंश को झेल रहे थे, उसी तरह से झेलें और हमें वोट देते रहें। इसके लिए उन्होंने एक नौटंकी भी किया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2019 के चुनाव के पहले मथुरा में उन्होंने सफाई कर्मियों, दलितों का पैर धोने का काम और उन्हें शाल उड़ा करके सम्मानित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसे राष्ट्रीय मीडिया ने बढ़ चढ़ करके दिखाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जिन्हें पता है कि किस तरह से आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसी को पटाया जा सकता है। और ऊना में दलित नरसंहार होता है तो नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं और भाषण देते हैं कि मेरे दलित भाइयों को कतई मत मारिए गोली, हमें मार दीजिए, हमारे सीने में गोली मार दीजिए, लेकिन दलित भाइयों के सीने में गोली मत मारिए। तो प्रधानमंत्री की यह नौटंकी भी थी। क्या उसके बाद दलित कांड नहीं हुआ? क्या उसके बाद दलितों को सम्मान मिलने लगा? कतई नहीं। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि इस देश में जितना दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अपराध के शिकार हैं, उतना सवर्ण जातियां नहीं हैं। आए दिन अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी का व्यक्ति अपनी शादी के दौरान घोड़ी पर चढ़ता है या मूछें रखता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है या हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। उसे सजा दी जाती है कि वह किस हैसियत से मूछें रख रहा है, किस हैसियत से घोड़ी पर चढ़ रहा है, किस हैसियत से बारात निकाल रहा है। यह सब मनुस्मृति काल में हुआ करता था। दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार मनुस्मृति काल में 4000 साल पहले हुआ करता था। उसी अपराध को बरकरार रखा गया है अभी तक। अभी उसके अवशेष बाकी हैं। बहुत से अंधविश्वास और कुप्रथाएं खत्म हो गई, लेकिन सवर्णों के अंदर अभी भी दलित विरोधी मानसिकता बसी हुई है और उसी मानसिकता के तहत दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें अछूत कहा जाता है, उन्हें नीच कहा जाता है, उन्हें ट्रोल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और उसमें जब पहली बार सांसदों का भाषण शुरू हुआ तो रामवीर बिधूड़ी नामक भारतीय जनता पार्टी का सांसद बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को गालियां दे करके उन्हें आतंकवादी, कटुआ और तमाम कटु अपशब्दों से नवाजा। नए संसद भवन का शुरुआत में जिस तरह से दुरुपयोग किया गया और अंधविश्वास, पाखंड और गाली गलौज की संस्कृति को विकसित करने का काम शुरू किया गया, हमें लगता है यह आगे भी चलता रहेगा। एक के बाद दूसरे रामवीर बिधूड़ी पैदा हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में और हेट स्पीच देने, गालियां देने और सांसदों, विधायकों ने और पिछड़ी जाति, दलित जाति के नेताओं को ट्रोल करने, इनके खिलाफ बयानबाजी करने में जितना महारत भारतीय जनता पार्टी को हासिल है, इतना किसी को भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले कहे कि विपक्ष हमारा गला घोट रहा है। हम कह रहे हैं कि जो विपक्ष इनका गला घोट रहा था, जो भी सांसद जीत करके आया और प्रधानमंत्री का गला घोट रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? दरअसल यह नरेंद्र मोदी का विक्टिम कार्ड है और ऐसे विक्टिम कार्ड वो आए दिन खेलते रहते हैं।
इसी बीच अमित शाह का बयान आता है कि हमें संरक्षण दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी, हमें हमारी रक्षा कीजिए। इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने आप अपने आप को असहाय मान रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि नरेंद्र मोदी गला घोटने की बात कर रहे हैं और अमित शाह गृह मंत्री संरक्षण मांग रहे हैं ओम बिरला से। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, इसकी भी एक वानगी सुन लीजिए। ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्हें 272 सीटें नहीं मिल सकी और संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी ने संविधान बचाने के लिए इन्हें हराने का काम किया है, उससे ये हतप्रभ नहीं है, उस पीड़ा और उस दर्द से अभी उबर नहीं पाए हैं, इसलिए ऐसे उल जलूल के बयान दे रहे हैं। अंत में 3 सवाल। वह सवाल ये है कि दलित पिछड़े आदिवासी को राष्ट्र की मुख्य धारा में कब लाया जाएगा। भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्लानिंग है, अमृत काल चल रहा है, लेकिन अभी भी ओबीसी एससी एसटी के लोग गरीबी रेखा के नीचे 5 किलो राशन लेकर के जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हें कब राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाएगा। इंडिया गठबंधन अगर इतना संवेदनशील है कि यह ओबीसी एससी एसटी के हकों और अधिकारों की बात कर रहा है, ओबीसी की गणना कराने की बात कर रहा है, ओबीसी को उसकी संख्या में के अनुपात में आरक्षण देने और संविधान के समानता के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए संवेदनशील हो गया है, तो हार के बाद उसकी क्या कार्रवाई होगी और किस तरह से नरेंद्र मोदी को मजबूर किया जा सकता है कि यह ओबीसी एससी एसटी के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएं और इन्हें गाली गलौज की संस्कृति से मुक्त करें। इन्हें दलित समझे जाने, इन्हें पिछड़े समझे जाने, इन्हें नीच अछूत समझे जाने से कब मुक्ति मिलेगी, इसका जवाब सत्ता को देना ही पड़ेगा। तीसरा सवाल हमारा ये है कि सवर्ण समाज क्या मूक दर्शक बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार के आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही रवैये के आगे, देश बेचने की प्रवृत्ति के आगे इनका सवर्ण समाज कब तक साथ देगा। सवर्ण समाज और पिछड़ा दलित समाज की साझा संस्कृति सदियों से चली आ रही है और बहुत से धर्म हमारे देश में है और धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद और संविधान को बचाने के लिए अगड़ा समाज आगे क्यों नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।